एक बच्ची है, रशीदा। वो अखबार में एक सुर्खी पढ़ती है 100 साल पहले, और पढ़ते ही उसका दिमाग घूम जाता है। वो सोचने लगती है कि कोई ये कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले या 1000 साल पहले क्या हुआ था। क्या हमारे पास कोई टाइम मशीन है? और ये सवाल सिर्फ बच्चों के मन में नहीं आता, हम्म। हम सबके मन में आता है। हम्म। हम आज बात करते हैं हड़प्पा की, अशोक की, हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की। तो सवाल उठता है कि ये कहानियां आती कहाँ से हैं? ये कोई मनगढ़ंत किस्से तो है नहीं। बिल्कुल। तो आज हम रशीदा के इसी सवाल को पकड़कर एक एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक तरह से हमें इतिहासकारों और पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट की, यूं समझिए कि जासूस वाली दुनिया में ले जाते हैं। ये लोग अतीत के बिखरे हुए सुरागों को कैसे जोड़ते हैं, ये अपने आप में एक कहानी है। तो चलिए इस टाइम मशीन के बिना ही अतीत का दरवाजा खटखटाते हैं। हाँ, और ये पड़ताल वाकई मजेदार बनने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ राजा महाराजाओं की लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये इस बात की खोज है कि हजारों साल पहले आम लोग क्या खाते थे, कैसे घरों में रहते थे, और शायद कौन से खेल खेलकर अपना मनोरंजन करते थे। ये हमारे अपने पूर्वजों की कहानी है। तो चलिए इस जासूसी को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर हम अतीत की बात कर रहे हैं तो हम कहां से शुरू करें? हमारे स्रोत हमें भारत के नक्शे पर कुछ खास जगहों पर ले जाते हैं जहां इंसान की कहानी ने पहली करवट ली थी, जैसे कि नर्मदा नदी का किनारा। हाँ, नर्मदा घाटी। सोचिए, कई लाख साल पहले की बात है। यहाँ जो लोग रहते थे वे कुशल संग्राहक थे, यानी स्किल्ड गैदरर्स। उनका सुपरमार्केट था जंगल। उन्हें पता था कि जंगल की दौलत का इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सी जड़ें खाने लायक हैं, कौन से फल पौष्टिक हैं, और साथ ही वे जानवरों का शिकार भी करते थे। उनका पूरा जीवन प्रकृति के साथ एक तालमेल में था। एक जगह टिककर नहीं रहते थे, बल्कि खाने की तलाश में घूमते रहते थे। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। हमारे स्रोत हमें उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की तरफ ले जाते हैं, जहां लगभग 8000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। ये मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था। यहीं पर पहली बार स्त्री पुरुषों ने एक बहुत ही अजीब सा आइडिया आजमाया। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम अपना खाना खुद उगाएं। और उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे जानवरों को पालतू बनाया। इसका मतलब अब उन्हें खाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी। वे एक ही जगह रहकर अपना गुजारा कर सकते थे। बिल्कुल। और इसी एक बदलाव से गांव बसे। शिकारी संग्राहक जीवन से खेती और पशुपालन की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम था। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक जगह नहीं हुआ। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के पास भी लोगों ने खेती करना सीख लिया था। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि सबसे पहले चावल उगाने के सबूत विंध्य के उत्तर में मिले हैं। सोचकर हैरानी होती है कि आज जो चावल हमारी थाली का हिस्सा है, उसकी यात्रा हजारों साल पहले उस एक इलाके से शुरू हुई थी। सही कहा। और जब पेट भरने की चिंता कम हुई तो इंसानी दिमाग दूसरी चीजों में लगा। बस्तियां बड़ी होने लगीं, और इसी विकास की अगली सीढ़ी थी शहर। लगभग 4700 साल पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे भारत के पहले शहर बसे। और फिर करीब 2500 साल पहले एक और बड़ी शहरी क्रांति हुई, इस बार गंगा नदी के किनारे। और यहाँ सिर्फ शहर नहीं बसे, बल्कि बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो गए। मगध जैसे महाशक्तिशाली राज्य का उदय हुआ। तो आप एक पैटर्न देख सकते हैं। नर्मदा के किनारे शिकार करने वाले लोगों से लेकर पहाड़ियों में पहली फसल उगाने वालों तक, और फिर नदियों के किनारे भव्य शहर और साम्राज्य बसाने वालों तक। ये कुछ हजारों सालों में इंसान के विकास की एक असाधारण यात्रा है। ये सब जानना फैसिनेट करता है कि लोग शिकार से खेती तक और गांवों से शहर तक पहुंचे। लेकिन ये सब सोचते हुए मेरे दिमाग में वही सवाल घूम रहा है जो रशीदा के मन में था। आखिर ये सारी बातें जो हजारों साल पहले हुई, हमें पता कैसे चली? ये कोई टाइम मशीन तो है नहीं। हमारे पास क्या सबूत हैं? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हमारे पास टाइम मशीन नहीं है, लेकिन हमारे पास सुराग हैं। इतिहासकारों के पास 3 मुख्य तरह के सुराग होते हैं। पहला है पांडुलिपियां यानी हाथ से लिखी हुई पुरानी किताबें। हाथ से लिखी हुई? उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं। ये किस चीज पे लिखी जाती थी? कागज पर? नहीं, कागज का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ।
ये पांडुलिपियां या तो ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थीं या फिर हिमालय में उगने वाले भुज नाम के पेड़ की खास छाल पर। सोचिए, उन पत्तों और छाल पर लिखकर ज्ञान को सहेजने की कोशिश की गई। लेकिन पत्ते और पेड़ की छाल तो बहुत नाजुक होती हैं। क्या ये हजारों साल तक बची रही? यही तो चमत्कार है। ज्यादातर तो समय के साथ नष्ट हो गई, कीड़े खा गए, लेकिन जो बच गईं वो अनमोल है। ये हमें ज्यादातर पुराने मंदिरों और बौद्ध विहारों में मिली हैं। इनमें उस जमाने का हर तरह का ज्ञान है, धार्मिक रीति रिवाज, राजाओं की जिंदगी, दवाइयाँ, विज्ञान, कविताएं, नाटक, सब कुछ। तो पांडुलिपियों से हमें उस समय के पढ़े लिखे और खास लोगों की सोच का पता चलता है। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा सुराग है जो ज्यादा टिकाऊ हो? हाँ, और वो है हमारा दूसरा सुराग, अभिलेख। इंस्क्रिप्शंस। ये लेख पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर खोदे जाते थे। ये पांडुलिपियों की तरह आसानी से नष्ट नहीं होते। ये आज भी हमें वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले लिखे गए थे। तो इन पर कौन लिखवाता था और क्या लिखवाता था? ज्यादातर शासक। वो अपने आदेशों को पत्थर के खम्भों या चट्टानों पर खुदवा देते थे ताकि हर कोई उन्हें पढ़े और माने। एक तरह से ये उस जमाने के सरकारी नोटिस बोर्ड थे। इसके अलावा राजा और रानियां अपनी जीतों और महान कामों का बखान भी इन अभिलेखों पर करवाते थे। लेकिन क्या हम इन पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? मेरा मतलब है, कोई भी राजा अपनी हार के बारे में तो अभिलेख नहीं लिखवाएगा। ये तो एक तरह का सरकारी प्रचार हुआ उस जमाने का, प्रोपेगेंडा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इतिहास को समझने का सबसे जरूरी पहलू है। अभिलेख हमें शासक का नजरिया बताते हैं, वो कहानी जो वो दुनिया को सुनाना चाहते थे। इसीलिए हमें सिर्फ एक सुराग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और यहीं पर हमारा तीसरा और सबसे मजेदार सुराग काम आता है। और वो क्या है? पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, यानी जमीन के नीचे दबे हुए राज। बिल्कुल। पुरातत्ववेद जमीन की खुदाई करके वो चीजें निकालते हैं जो लोग पीछे छोड़ गए। पत्थर और ईंट से बनी इमारतें, मूर्तियां, हथियार, बर्तन, गहने, सिक्के। ये चीजें झूठ नहीं बोलती। ये हमें बताती हैं कि आम लोग असल में अपना जीवन कैसे जीते थे। स्रोत में 4700 साल पुराने एक बर्तन और 2500 साल पुराने एक चांदी के सिक्के की तस्वीर है। ये देखकर लगता है कि हम सीधे उस दौर में पहुंच गए हैं। ये सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं, ये किसी के घर के किचन की कहानी है। एकदम सही। पुरातत्ववेद जानवरों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, जिससे पता चलता है कि लोग क्या खाते थे। जले हुए अनाज के दाने मिल जाते हैं, जिससे उनकी फसलों के बारे में पता चलता है। तो अब आप देखिए, हमारे पास 3 अलग अलग नजरिए हैं। पांडुलिपि हमें बताती है कि उस दौर के विद्वान और कवि क्या सोच रहे थे। अभिलेख हमें बताते हैं कि राजा अपनी प्रजा को क्या बताना चाहता था। और पुरातत्व हमें वो कहानी सुनाता है जो शायद कोई लिखना ही नहीं चाहता था, एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी। वाह, तो ये 3 अलग अलग लेंस हैं, और एक अच्छा जासूस बनने के लिए हमें तीनों लेंस से देखना होगा ताकि हमें अतीत की पूरी तस्वीर मिल सके। लेकिन अगर हम अलग अलग लेंस से देख रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि अतीत भी एक नहीं बल्कि अनेक थे? ये एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, अतीत एक नहीं अनेक थे। सोचिए, एक राजा का जीवन जो अपने महल में बैठकर जीत की योजना बना रहा है, और उसी राज्य में एक किसान का जीवन जो खेतों में मेहनत कर रहा है। क्या दोनों का अतीत एक हो सकता है? कभी नहीं। एक व्यापारी का जीवन एक शिल्पकार से अलग होगा, एक शिकारी का जीवन एक पुजारी से अलग होगा। उस समय भी समाज में बहुत विविधता थी। बिल्कुल। और हमें ये भी याद रखना होगा कि हमें किसके बारे में ज्यादा पता है। राजाओं ने अपनी लड़ाइयों के रिकॉर्ड रखवाए, इसलिए हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन एक मछुआरे या एक मजदूर ने अपने रोज के काम का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। उनकी कहानी हमें सिर्फ पुरातत्व के जरिए उनके छोड़े हुए औजारों और बर्तनों से ही थोड़ी बहुत पता चलती है। बात जब अलग अलग नजरियों और पहचान की हो रही है, तो हमारे देश के नाम की भी तो 2 कहानियां हैं, इंडिया और भारत। क्या इनकी जड़ें भी इसी तरह अतीत में हैं? हाँ, और ये भी बहुत दिलचस्प कहानी है। इंडिया शब्द निकला है इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 साल पहले जब ईरान और ग्रीस मतलब यूनान से लोग यहाँ आए, तो वो सिंधु नदी से परिचित हुए। वे इसे हिंदोस या इंदोस कहते थे। और इसी नदी के पूर्व में जो पूरा इलाका था,
उसे उन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इंडिया एक तरह से बाहर से दिया गया नाम है जो एक नदी से जुड़ा है। लेकिन भारत नाम का जिक्र तो हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में है, तो क्या ये हमारी अपनी पहचान का ज्यादा पुराना प्रतीक है? आप कह सकते हैं भरत नाम का इस्तेमाल उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, जो संस्कृत की सबसे पुरानी रचनाओं में से एक है, लगभग 3500 साल पुरानी। बाद में यही नाम पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो ये दोनों नाम हमारी पहचान के दो अलग-अलग ऐतिहासिक धागे हैं। ये वाकई कमाल है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी भी है। हमने अभिलेखों की बात की, पांडुलिपियों की बात की, ये सब अलग अलग भाषाओं और लिपियों में है। पर तब क्या होता है जब हमें कोई ऐसी लिपि मिल जाए जिसे आज कोई पढ़ना ही नहीं जानता? वो तो एक बंद तिजोरी की तरह हुई जिसकी चाबी खो गई है। और उस खोई हुई चाबी को ढूंढना ही दिमागी जासूसी का सबसे रोमांचक काम है। हमारे स्रोत में इसका एक विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है, मिस्र यानी इजिप्ट से। आप रोसेटा पत्थर की बात कर रही हैं? बिल्कुल। कहानी ये है कि मिस्र में रोजेटा नाम की एक जगह पर एक पत्थर मिला। उस पत्थर पर एक ही लेख 3 अलग-अलग लिपियों में लिखा था। एक लिपि थी यूनानी, ग्रीक, और बाकी 2 थी मिस्र की ही प्राचीन लिपियां जिन्हें उस समय तक कोई पढ़ना नहीं जानता था। तो क्या विद्वानों ने उस एक जानी पहचानी भाषा यूनानी का इस्तेमाल करके बाकी 2 अनजान लिपियों को समझ लिया? एकदम सही। ये एक जैकपॉट था। विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि तीनों में एक ही बात लिखी होगी। उन्होंने देखा कि राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखे हैं जिसे कारतूश कहते हैं। उन्होंने यूनानी लेख में राजा का नाम पढ़ा और फिर मिस्री लिपि में उसी जगह पर बने संकेतों को देखा। अच्छा, तो उन्होंने नामों के अक्षरों से कोड को तोड़ना शुरू किया? हाँ, उन्होंने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल-बगल रखकर अक्षरों की ध्वनियों की पहचान की। जैसे उन्होंने पाया कि एल की ध्वनि के लिए शेर का चित्र है और ए की ध्वनि के लिए एक चिड़िया का। धीरे धीरे एक-एक करके अक्षर पहचान में आते गए और पूरी लिपि का राज खुल गया। ये तो किसी कोड को तोड़ने जैसा है। मतलब सिर्फ एक पत्थर की वजह से हम एक पूरी सभ्यता की लिखी हुई हजारों साल पुरानी बातें पढ़ सकें। अगर वो पत्थर ना मिलता तो मिस्र का इतना बड़ा इतिहास हमारे लिए हमेशा के लिए एक राज रह जाता। बिल्कुल। एक सुराग, एक रोसेटा स्टोन इतिहास के कई बंद दरवाजे खोल सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का क्या मतलब निकलता है? हमने रशीदा के एक सीधे से सवाल से शुरुआत की थी कि हम अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, और हमने देखा कि इसका जवाब किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। ये पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से मिले अलग-अलग सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने जैसा है। और ये तस्वीर कभी भी पूरी नहीं होती। हमेशा नए सुराग मिलते रहते हैं और कहानी बदलती रहती है। कोई टुकड़ा हमें राजाओं के बारे में बताता है तो कोई एक आम किसान के रोज के जीवन के बारे में। और ये सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हजारों साल पहले जीवन कितना अलग और विविध था। एक ही समय में कोई शिकार कर रहा था, कोई खेती कर रहा था और कोई बड़े-बड़े साम्राज्य चला रहा था। हर किसी का अपना एक अतीत था। स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प बात लिखी है। पुरातत्वविदों को खुदाई में पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, धातु के सिक्के, ये सब तो मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें कपड़ों के अवशेष बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि कपड़ा समय के साथ गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। और यही हम आज की इस पड़ताल को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। प्राचीन जीवन के और कौन से पहलू होंगे जो उन चीजों से बने थे जो समय के साथ खत्म हो गई, जैसे लकड़ी की बनी खूबसूरत चीजें, लोगों के गाए हुए गीत, वो कहानियां जो कभी लिखी ही नहीं गई बल्कि सिर्फ सुनाई गई। इनकी कहानियां हम शायद कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे, और शायद यही बात इतिहास को हमेशा रहस्यमयी और आकर्षक बनाए रखती है।